या आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KTM ड्यूक 390 Gen 3 के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। But I'm just getting started. My eyes on the target. Nah, nah. You're the better ones. You. तो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर GNA राइडर्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू ऑफ आवर KTM ड्यूक 390 Gen 3। जी हाँ गाइस, इस गाड़ी को मेरे पास 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है एंड आप देख सकते हो इसके किलोमीटर कितने चल चुके हैं। तो मैंने इसके जो किलोमीटर है वो है 2307 किलोमीटर मैंने ऐसे चला दिया एंड इसकी फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है। तो आज हम इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रो एंड क्रोन्स पता लगने वाले हैं अपने ड्यूक 390 Gen 3 की। अगर आप लेने की सोच रहे हो, अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। एंड मैं आप लोगों को इसका अच्छा खासी एक्सपीरियंस हो चुका है, 2000 किलोमीटर मैंने चला दिया है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सपीरियंस दूंगा। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस की। तो भाई इंजन जो नया दे रखा है KTM ड्यूक ने, तो वो बहुत अच्छा दे रखा है। जो हमें पहले इंजन मिलता था वो होता था 373 एंड जो ये नया वाला इंजन है इसमें हमें मिल जाता है 398। आप लोग देख सकते हो यहाँ लिखा भी है इंजन के पास। तो जो ये नया वाला इंजन है इसमें और पावर है पुरानी वाली ड्यूक के मुकाबले। मतलब पुरानी वाली ड्यूक में आप लोगों को 44 bhp मिल जाती थी, बट नई वाली जेन में आप लोगों को 46 bhp मिल जाती है। इस पावर की बात करूँ ना, इतनी खतरनाक पावर है ना इसमें, मतलब कि बहुत लोग जो बिगनर लोग होते हैं ना उनके लिए तो ये बाइक बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर तुम ये बाइक लेने जा रहे हो और तुमने कभी कोई नॉर्मल बाइक तक नहीं चलाई है, या तुम डिस्कवर से लेने जा रहे हो सीधा डायरेक्ट इसमें शिफ्ट हो रहे हो, भाई बवाल चीज़ है ये। तुम्हारा एक्सीडेंट कुछ ना कुछ करा ही देगी। तो अगर ऐसा भी नहीं ये नहीं चला सकते, बट ले रहे हो तो सावधानी के साथ चलाना। ये नहीं कि दूसरों को देख के भगाने लग गए पहले ही, वो भी ड्यूक 390 को, तो ऊपर ही पहुंच जाओगे। बात हो ही रही है तो इसके ब्रेकिंग के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो जो फ्रंट में डिस्क है वो हमें इस तरीके से मिल जाती है। ये है 320 mm फ्रंट डिस्क एंड इसके बीच में जो गैप देख रहे हो ना, ये गैप इसलिए दिया है वेट रिडक्शन के लिए, ताकि गाड़ी का वेट थोड़ा कम हो जाए। जैसे कि आप लोग जानते हो पुरानी गाड़ी में यहाँ पर भरा भरा आता था, तो उससे थोड़ा उसका वेट बढ़ा रहता था, बट इससे वेट कम करने की कोशिश करी गई है। एंड जो ब्रेक क्वालिटी है वो इतनी खतरनाक है ना, मतलब एक सिंगल टच करोगे ना गाड़ी एकदम झटके से रुकती है, एकदम प्यार से रुकती है, झटके से भी, मतलब स्मूथली रुकती है एंड पता भी नहीं लगता कब रुक गई। सेम आप लोगों को पीछे वाले टायर में भी डिस्क मिल जाती है एंड जो इसकी पीछे वाली डिस्क का साइज़ है वो मिलता है हमें 230 mm एंड दोनों में हमें ABS मिलता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो आप लोग देख सकते हो इसमें हमें गोल्डन सिरेमिक ब्रेक पैड दिखते हैं अंदर तक, ये देख सकते हो गाइस आप लोग, गोल्डन दिख रहा है तो आपको गोल्डन सिरेमिक ब्रेक पैड मिलते हैं ड्यूक 390 Gen 3 में। एंड इतने कमाल के ब्रेक्स हैं ना, मतलब आप 100 की स्पीड से अगर ब्रेक मारोगे ना तो 1-2 सेकंड में ही आप 0 की स्पीड में आ जाओगे, इतने खतरनाक इसके ब्रेक्स मिल जाते हैं। बात करें टायर्स की तो ये हमें मिल जाते हैं मेटजिलर के टायर एंड इनकी जो ग्रिप है ना वो इतनी खतरनाक है ना गाइस, आप लोगों को मैं बता नहीं सकता। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेटजिलर टायर होते हैं ना वो सिर्फ 390 में मिलते हैं। मतलब जितनी भी 390 की कैटेगरी है KTM की, KTM RC और KTM ड्यूक, बाकी ड्यूक 250 ड्यूक 200 में मेटजिलर के टायर नहीं मिलते। एंड ये मेटजिलर के टायर वेरी कॉस्टली होते हैं यार, बहुत अच्छे टायर हैं। एंड लीन मारने के लिए आपको पता है आपको भाई कितना फेमस है, तो लीन की इमेजेस भी आ रही होगी आपकी स्क्रीन में, मैंने इसे ट्रैक भी किया था। तो बहुत अच्छी टायर्स कैपेसिटी है एंड एकदम चिपक के चलते हैं रोड से। आगे भी हमें मिल जाता है, पीछे भी हमें मिल जाता है। जो पीछे का साइज़ मिलता है टायर का वो है 150 एंड जो आगे वाला है वो है 110। तो मेटजिलर के दोनों टायर हैं। बाकी क्वालिटी चेक करो गाइस, फिनिशिंग इतनी अच्छी दी है ना आपकी बार KTM ने, मतलब कि जो ज़्यादा वायर दिखती थी ना यहाँ से वो तो ऑलमोस्ट गायब कर दी है। एंड आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक कट दिया गया है, यहाँ पर भी एक कट दिया गया है। तो बेसिकली ये एरोडायनेमिक्स है एंड जब आप लोग अपनी गाड़ी को भगाओगे ना, मान लो ये हाथ मेरा जो है वो हवा है एंड हवा इस तरीके से आएगी तो इसके अंदर से ऐसे करके अंदर से घुस के यहाँ से निकल जाएगी, तब ये एरोडायनेमिक्स अच्छे से काम करेगी इसके। जैसे कि आपने सुपर बाइक्स में देखा होगा ZX-10R के मुंह के आगे होता है, तो उसमें ड्यूक में यहाँ दे रखा है ताकि ये हवा को और अच्छे से काटे एंड टॉप स्पीड और पिकअप बहुत अच्छे से पकड़े। तो गाइज़ अभी हम बात करते हैं इसके बटन्स के बारे में। मतलब बटन की जो क्वालिटी फिनिश है ना वो इतनी कमाल की मिल जाती है, आप लोग देख सकते हो। ये हमें हज़ार्ड मिल जाता है, ये ऊपर मीटर के लिए है पूरा बटन एंड ये इंडिकेटर, ये हॉर्न और ये पास लाइट, और यहाँ पर हमें ZX-10R जैसा किल स्विच मिलता है अब, मतलब कि
अब इसको आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपने हैंडल पकड़ा है तो अपने बटन से यूँ, तो ऐसे करके सेल्फ और ऑफ करने के लिए यूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इतना कमाल का है ये बटन्स, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है बटन्स की। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ना गाइस, वो भी बढ़ा दी गई है KTM की तरफ से। अब आप लोगों को इसमें 15 लीटर का टैंक मिलता है, तो मतलब ऑलमोस्ट 1500 रुपये के तेल में आपकी टंकी फुल। तो गाइस बात करें इसके ट्रेलिस फ्रेम की, तो अब ये भी चेंज कर दिया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है पुराना ट्रेलिस फ्रेम होता था जो यहाँ से ऐसे करके आता था, फिर यहाँ से ऐसे करके जाता था, बट अब की बार ऐसा नहीं करा गया है। ये आगे से आया है ट्रेलिस फ्रेम, एंड पीछे से जो आ रहा है वो इसी में अटैच होता है। तो ये भी वेट रिडक्शन के लिए कर रहे हैं ताकि गाड़ी और लाइट वेट रहे। एंड ये वाला सच में बोलूँ तो ये पुराने वाले से भी ज़्यादा मजबूत है। बाकी लीवर्स की बात करी जाए तो इसमें हमें एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, या स्टाइल को घुमा के अपनी उंगलियों के हिसाब से कर सकते हो। मान लो आपकी उंगलियां ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा छोटी है, अगर आप हैंडल में हाथ रख रहे हो, आपसे उंगलियां लीवर दूर हो रहा है, तो आप इसको छोटा करके पीछे कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है। वैसे मेरा किया हुआ नहीं है, मेरा स्टॉक ही ऐसा है, तो ठीक है, ऐसी स्टॉक है ये गाड़ी भी पूरी। अब हम सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, तो आगे हमें मिल जाते हैं WP मोनोशॉक। तो ये एडजस्टेबल शॉकर्स है, ठीक है ना, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से अपने हिसाब से, हार्ड और सॉफ्ट। यहाँ से भी सेम ऐसा है, मैंने अभी तक इन्हें छेड़ा नहीं है, बाकी इनको भी ट्राई करेंगे। अगर आप देखना चाहते हो इसको एडजस्ट कैसे करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, एंड फिर मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा डेडिकेट। तो ऐसे कुछ इसके हमें सॉकर्स मिल जाते हैं, एंड ये बेस्ट सॉकर है USD हैंड अपसाइड डाउन फॉक, एंड अच्छे से काम करते हैं, बहुत अच्छे है। इतने मस्त शॉकर है ना, हल्का सा दबाऊंगा तो पूरे अंदर चले जाते हैं। रियर शॉकर की बात करें तो हमें मोनोशॉक मिल जाता है, एंड वो हमें पिछले वाली बाइक में सेंटर में मिलता था। जैसे आप लोग देख सकते हो इसका थोड़ा राइट साइड है, जो पुरानी वाली ड्यूक जनरेशन थी, एक मिनट फोकस मार दूँ, तो वो यहाँ बीच में था, अब ये यहाँ इन लोगों ने यहाँ कर दिया है। एंड ये भी हमें एडजस्टेबल मिल जाता है, आप इसे पेचकस की तरफ से सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हो। यहाँ से आप इसको अप डाउन कर सकते हो सीट हाइट के लिए, अगर आपकी हाइट कम है तो उसके लिए। बाकी इसकी हाइट तो हमें कमी मिलती है क्योंकि 800 mm है। कि अब हम इसकी सीट हाइट के बारे में कर लेते हैं। लोगों को, आप जैसे आप लोगों को पता है कि इंडियन जो लोग होते हैं उनकी हाइट बाकी लोगों से कम होती है, मतलब कि फ़ॉरेन के लोगों से। तो आप लोग देख सकते हो इसकी हाइट जो हमें मिलती है वो इतनी सी है, मतलब कि 800 mm। अगर आप 5.23 भी हो ना तो गाइस आप इजीली राइड कर सकते हो इस गाड़ी को। जैसे कि मैं भी 5.2 तक हूँ, तो मैं इजीली इसको राइड कर सकता हूँ। मैं व्हीली मार सकता हूँ, लीन मार सकता हूँ, एंड जो मैं कर सकता हूँ ना वो लंबे राइडर्स भी नहीं कर सकते जो मैं कर सकता हूँ, पता है आप लोगों को। गाइस अब हम इसकी सीट कुशनिंग की बात कर लेते हैं, सीट कंफर्ट की। जो राइडर सीट है वो है बहुत अच्छी, कह नहीं सकते ठीक है, नॉर्मल सीट है ये, एंड जो प्लेन वाली है वो भी नॉर्मल है। बट इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर आपके पास पुरानी वाली Gen 2 है तो उससे तो सीट अच्छी है, इसकी सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है, एंड ठीक ठाक है, नॉर्मल है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, इसको मीडियम में रखेंगे। तो गाइस हमने इसकी बहुत तारीफ़ कर दी है, एंड अब हम इसकी बुराइयाँ भी करेंगे, जो इसमें बुराइयाँ हैं। तो लेट्स स्टार्ट द बुराइयाँ। सो गाइस सबसे बड़ी बुराई जो इसकी है वो है इसकी हीटिंग इशू। जैसे कि आप लोगों को पता है KTM हीटिंग के लिए बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा, बट ये वाली ड्यूक पुरानी वाली जनरेशन से ज़्यादा हीट हो रही है, पता नहीं क्यों। मैं आप लोगों के स्क्रीन में एक थंबनेल लगा दूंगा जिसमें इसका 103 डिग्री का गया था। मेरे पास इमेजेस वही है बस अभी के लिए फ़िलहाल मैंने इसको 105 तक भी देखा है। एंड जो इसका हमें रेडिएटर मिलता है वो पुरानी वाली बाइक से ज़्यादा बड़ा मिलता है, एंड डबल पंखे भी मिलते हैं इसमें में। तो एक पंखा तो ये रहा, और आर मतलब राइट साइड, और एक पंखा ये रहा एल मतलब लेफ्ट साइड। तो इसमें 2 पंखे मिलते हैं हमें, एंड रेडिएटर का साइज़ भी बड़ा कर दिया है, फिर भी ये हीट हो रही है। KTM वालों ने क्या करा है कि सिंगल सिलेंडर तो गाड़ी को रखा ही है, गाड़ी का इंजन बढ़ा दिया है और सिंगल सिलेंडर रखा है। पुरानी वाली हीट होती थी 370 सीसी में, 373 में, एंड 398 कर दिया इंजन को बड़ा कर दिया है, बस सिलेंडर नहीं बढ़ाया। तो उसके चक्कर में ये पुरानी वाली से भी और ज़्यादा हीट हो रही है। इन लोगों ने सोचा था कि रेडिएटर बड़ा कर देंगे तो पुरानी जितनी हीट होगी, बट ऐसा नहीं हो रहा है, ये और दुगनी हीट हो रही है। प्लस दूसरा डिसएडवांटेज है इसकी हेडलाइट, इतनी ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है इसकी। मतलब कि अगर आप रात में चला रहे हो ना तो इतनी ज़्यादा वर्कविल नहीं है। अगर आप लोगों ने छोटी छोटी लाइटें लगाई थी, जैसे मैंने पुरानी वाली ड्यूक में लगाई थी छोटे छोटे प्रोजेक्टर, तब तो ये अच्छी है, बट स्टॉक हेडलाइट इट्स नॉट गुड फॉर नाइट राइड, सॉरी, तो बहुत बेकार है। एंड जो तीसरा डिसएडवांटेज है वो है इसकी सीट। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, सीट कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है, बम्स की बैंड बज जाती है, इतनी भी अच्छी नहीं है इसकी सीट। बट हाँ इतना है कि पुरानी वाली जन से तो ठीक ही है,
बट इतनी भी ठीक नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों, 19-20 का ही फ़र्क है। और गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जब मैंने ये गाड़ी ली थी ना फर्स्ट सर्विस के बाद, इसकी नीचे की सील होती है ना, वो यहीं कहीं से ना टूट गई थी। ये वाला नट, इसकी अंदर की कोई सील होती है, आई डोंट नो, वो इतनी गर्म हुई थी ये गाड़ी कि वो अंदर से जल गई थी एंड इसका इंजन ऑयल लीक होने लग गया था फर्स्ट सर्विस के बाद। मैं शोरूम में गया था, उन्होंने बोला कि भाई चेक करना पड़ेगा, पता नहीं क्या चीज़ है, या तो नीचे का चैम्बर ही चेंज होगा पूरा। उन्होंने कहा था 10-15 दिन लगेंगे। तो ये इसमें एक दिक्कत हुई थी हीटिंग की वजह से। हीटिंग की वजह से इसका नीचे का सील जो होती है वो जल गई थी एंड जो इंजन ऑयल है वो लीक हो गया था। एंड उस टाइम समझ में भी नहीं आ रहा था कि सील गई है कि नीचे का चैम्बर गया है, कुछ पत्थर लगा है। तो उस टाइम बहुत परेशान हुआ था मैं जब मैंने ये ली थी। बाकी जो 4th डिसएडवांटेज आता है वो है हमारा ग्राउंड क्लियरेंस। तो आप लोग देख सकते हो जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितना है। ज़मीन यहाँ है, ये यहाँ है, मतलब कि पुरानी ड्यूक जो थी जेन 2 उसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस थी वो लाख गुना अच्छी थी इससे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इन लोगों ने BS4 में जो एग्जॉस्ट आता था वो यहाँ से होके हुए आता था, बट जो इसका एग्जॉस्ट है वो यहाँ से होके हुए आ रहा है। इसकी वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना वो कम हो चुकी है बहुत ज़्यादा। एंड इसकी वजह से जो डिसएडवांटेज हो रहा है, जैसे मान लो कि आप लोग चल रहे हो एंड अचानक से एक ब्रेकर आ गया तो उसमें ये पाइप ना टच हो सकता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये पाइप टच होगा ना तो ये पाइप जाएगा एंड इस पाइप की कॉस्ट ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार आ जाएगी अगर ये गया एक बारी में। तो बाकी मुझे एक डिसएडवांटेज ये लगता है कि इन्होंने अपनी टायर का कलर ऑरेंज दिया है। जैसे कि आप लोगों को पता है KTM का कलर ऑरेंज, मतलब KTM की जो कलर है वो ऑरेंज उनका फेमस कलर है। बट इससे मुझे एक डिसएडवांटेज ये होता है, जब भी आप चेन ल्यूब मारते हो एंड गाड़ी चलाते हो, मतलब अच्छे से आपने गाड़ी वॉश कर ली, फिर चेन ल्यूब भी मार दिया, उसके बाद थोड़ा सी 5-10 किलोमीटर चलने के बाद ना चेन ना छींटे मारती है एंड जो टायर होता है ना उसमें छींटे जाते हैं तो वो काले हो जाते हैं, दिखने हल्के दिखने लग जाते हैं। जैसे यहाँ काला दिख रहा है, ये चेन का ही निशान है। एंड इसको जितना भी क्लीन कर लो, फिर चेन ल्यूब मारो, चेन के छट्टे इसमें जाते हैं। अगर ये पहले से ही काला होता है तो इसके ऊपर छींटे जाते हैं तो वो काला निशान दिखता भी नहीं, बट ऑरेंज टायर है तो इसलिए दिख रहा है वो। तो गाइस, और जो दूसरा डिसएडवांटेज है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो 5 लाख की बाइक होने के बाद आप लोगों को क्या मिलता है इस गाड़ी में? ये पिद्दू सा हॉर्न। तो इसका हॉर्न आप देख सकते हो, स्कूटी जैसा हॉर्न दे रखा है इन लोगों ने। मतलब कि 5-6 लाख देने के बाद भी ऐसा हॉर्न मिल रहा है जैसे हमें एंटॉर्क में देखने को मिल जाता है, सेम हॉर्न। और एंटॉर्क का उससे ज़्यादा अच्छा हॉर्न है, उसमें डबल हॉर्न मिलता है। तो हॉर्न, सो गाइस, इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी पुरानी ड्यूक जेन 2 में हम लोगों को एग्जॉस्ट देखने को मिलता था जिसका साउंड इतना अच्छा होता था ना, बट इसमें आप लोगों को पता है इन लोगों ने BS6 नॉर्म्स इतने बढ़ा दिए, मतलब कि कैथलेटिक कन्वर्टर, यहाँ से पाइप आएगा, वहाँ से देखिए आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हमें एक क्या बोलते हैं इस चीज़ को, आई डोंट नो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, बट इसके अंदर एक जाली होती है जिससे हवा पॉल्यूशन जो होता है, मतलब जो टॉक्सिक एयर होती है वो थोड़ी कम हो जाती है एंड थोड़ा जो धुआं होता है वो पॉल्यूशन कम करता है। तो एक हमें यहाँ मिलता है एंड एक तो ये कैथलेटिक कन्वर्टर है और एक यहीं कहीं होता है, यहाँ इसके बीच में होता है। तो 3 तरीके के हमें इसमें मिलते हैं एंड इसकी वजह से इसकी आवाज़ जो होती है ना वो पूरी दब जाती है। आप लोगों को बता दूँ, जो पुरानी वाली जेन 2 थी ना उसमें ऐसा कुछ नहीं था, सीधा हेडर से पाइप जाता था, ये 2 तो थे ही नहीं उसमें, और सीधा कैथलेटिक के बाद यहाँ से निकल जाता था। तो मतलब ये वाला और ये वाला, और इसमें एक O2 सेंसर भी मिलता है ये वाला। तो ये 3 चीज़ें नहीं थी पुरानी वाली ड्यूक में, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी क्या मतलब पुरानी वाली जेन 2 बहुत लाउड थी, ये वाली नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको भी लाउड कर सकते हो, पर आप लोगों को इसमें फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा, तो ये भी सेम आवाज़ निकालेगी फिर BS4 जैसे, बट उसका खर्चा ऑलमोस्ट 20-22 हज़ार आ जाएगा फुल सिस्टम का। गाइस, एक और डिसएडवांटेज है इस गाड़ी का, मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें अगर आप एग्जॉस्ट लगाने की सोच रहे हो ना तो वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है इस गाड़ी के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे पास जेन 2 ड्यूक 390 भी थी BS4, मैंने उसमें स्लीप ऑन एग्जॉस्ट लगाया था, उसकी वजह से उसने इतना इंजन ऑयल खाया, उसकी पिस्टन पुस्टन क्रैंक सब ख़त्म हो गए। मतलब कि अगर आप ड्यूक जैसी गाड़ियों में एग्जॉस्ट लगाने का सोच रहे हो ना तो मत लगाना, नहीं तो आप लोगों का इंजन जाएगा ही जाएगा। कुछ टाइम बाद जाए, भले ही 1 साल बाद जाए या 1.5 साल बाद जाए, बस ज़रूर जाएगा। अगर नहीं चाहते कि आप ना जाए तो आप लोगों को इंजन ऑयल का मेंटेन रखना पड़ेगा कि ऑयल अच्छे से स्क्रीन में दिखे, ठीक है ना। अगर ऑयल कम दिख रहा है तो टॉप अप कर दो, अगर टॉप अप करना भूल गए तो आपका इंजन गया, अगर एग्जॉस्ट लगा रखा है तो। बाकी इसमें दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि एक तो ये सिंगल सिलेंडर है, अगर ड्यूल सिलेंडर देते तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे कि कावासाकी निंजा 300 आती ना, उसमें इंजन ऑयल भी ज़्यादा पड़ता है, मतलब 4 डब्बे पड़ते हैं, इसमें
1.7 लीटर डब्बा पड़ता है, इसलिए ऑयल तो पहले से कम रहता है, एग्जॉस्ट लग जाता है तो ऑयल एकदम उड़ भी जाता है। एंड निंजा 300 में ऑयल ज़्यादा भी रहता है, प्लस वो ड्यूल सिलेंडर भी है, तो ये चीज़ें दिक्कत होती है एग्जॉस्ट में लगाने के लिए। आई होप सो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे को जितना आइडिया था या जितना कुछ था मैंने आपको वो बता दिया। मेरा पसीने से बुरे हाल हो चुके हैं, बहुत गर्मी भी हो रही है, एंड जो भी क्वेश्चंस में से छोड़ चुके हैं आप लोगों की जो आप पूछना चाहते हो, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको जो भी कुछ भी पूछना है मेरे को ड्यूक 390 बारे में, मैं पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। एंड अगर ना भी दे पाऊँ तो इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, इंस्टाग्राम पर तो 100% दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल द एंड बी सेफ नेट्स मैं सारे कमेंट रीड करता हूँ। लव यू ऑल, कीप गोइंग। दिस इज योर GNA राइडर साइनिंग। royalty.